मुंडारी स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से सबको हार्दिक जोहार। आज चर्चा करते हैं मुंडाओं का सामाजिक स्थिति। मुंडा जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है। पृथक संपत्ति का अधिकारी पिता के दल का ही पुरुष होता है। इसके अंदर गोत्र प्रमुख हैं, जिनके आधार पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को समाज बाहर से कम की सजा नहीं मिलती। परिवार उनके सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण भाग है। परिवार जो मुख्यतः एकाकी और संयुक्त होता है, उसकी परिधि में माता पिता तथा उनकी अविवाहित संतानें आती है। इनमें नातेदारी की व्यवस्था है, जिनका स्वरूप वर्गानुसार होता है। इसी आधार पर संबंधियों के एक समूह को एक प्रकार का नाम दिया जाता है। इनका समाज सुसंगठित है। समस्त मुंडा जनजाति मुख्यतः दो शाखाओं में विभक्त है। बड़ी शाखा महाली मुंडा को तथा छोटी शाखा कंपाट मुंडा को है। उपजाति मुंडा जनजाति 13 उपशाखाओं में विभक्त है। भुइयार मुंडा, खंगार मुंडा, करंगा मुंडा, मानकी मुंडा, खड़िया मुंडा, कौल मुंडा, नागवंशी मुंडा, उरा मुंडा, साध मुंडा, सवार मुंडा, माझी मुंडा आदि। उपशाखा में विभक्त होने के कारण या तो अन्य जनजातियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना या सामाजिक मान्यताओं के विपरीत कर्म करना रहा होगा। कुछ तो जमीन तथा सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विभक्त हुए और कुछ तो वंश परंपरागत तथा अपनी उत्पत्ति संबंधित परंपरागत धारणाओं एवं मान्यताओं को आधार मानते हुए एक दूसरे से अलग हुए। खड़िया मुंडा उरा मुंडा की उत्पत्ति अपने पड़ोसी जनजातियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से हुई, किंतु भुइयार मुंडा मानकी मुंडा का संबंध जमींदारों से है। जो मुंडा गांव का मालिक हो और भुइयारी मुंडाइन जमीन का उपभोग करता हो तो वह भुइयार मुंडा कहलाया। उसी प्रकार से प्रत्येक गांव में एक मालिक होता है, जिसे मुंडा कहा जाता है, और 2 या 2 से अधिक गांव मिलकर एक मानकी होता है। मानकी के क्षेत्रों को मानकी पट्टी कहा जाता है। खूंटी जिले के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों जो मुंडाओं का क्षेत्र है में 8 मानकी पट्टी है। संडी गांव, कोटा, कुलीपीड़ी, गोवा, चलम, देवरी, कीताहातू, जोजोहातू, लोंदुप, इन गांवों में एक एक मानकी है। इनके क्षेत्रांतर्गत जो मुंडा है वे अपने अपने गांव का मालगुजारी असामियों से वसूल कर मानकी को और मानकी राजा को और राजा महाराजा को देते थे, किंतु राजाओं और महाराजाओं की जिम्मेदारी होने पर अब वे सरकार को देते हैं। कंपाट मुंडा, क्योंकि वे अपने को भूमि की कख से उत्पन्न मानते हैं, इसलिए वे कंपाट मुंडा कहलाए। जबकि नागवंशी मुंडा अपने को नाग देवता की संतान के रूप में मानते हैं। मुंडा की उपजाति में महाली मुंडा भी एक है, जो रांची जिला अंतर्गत तमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। इसे पातर मुंडा भी कहा जाता है। तमाड़ क्षेत्र से पलायन कर जो महाली मुंडा अथवा पातर मुंडा सिंहभूम जिले में जाकर बस गए हैं, वे तमाड़िया कहे जाते हैं। जबकि तमाड़िया नाम
की कोई जाति नहीं है, क्योंकि वे तमाड़ क्षेत्र में गए हैं इसलिए तमाड़िया कहे गए। किंतु झारखंड की जाति सूची में तमाड़िया पिछड़ी जाति के रूप में दर्ज हो गई है। गोत्र विधान। मुंडा समाज का मूल आधार गोत्र है। गोत्रों को इष्ट चिन्ह के रूप में मानते हैं। इसकी रक्षा वे अपनी जान तक देकर करते हैं। मुंडा जनजाति का गोत्र पेड़ पौधा पशु पक्षी आदि के नाम पर होते हैं। इस प्रकार से वे विभिन्न गोत्रों में विभक्त हैं, जैसे सांडिल, होरो, नाग, कमल, केरकेटा, पूर्ति, हंस, हंसा, भालू, तीड़ू, टूटी, डांग, बोदरा इत्यादि। रिजले के अनुसार मुंडाओं के कुल 340 गोत्र हैं। नाग गोत्र वाले नाग सांप की पूजा करते हैं, उसे वे मारते नहीं हैं। हरो का अर्थ होता है कछुआ। हरो गोत्र वाले कछुआ को ना खाते हैं और ना मारते हैं, वे उनकी रक्षा करते हैं। मुंडा समाज में स्वगोत्रीय विवाह वर्जित है, इसलिए बारह गोत्रियों में ही शादी संबंध स्थापित किया जाता है। एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे को भाई बहन के रूप में मानते हैं। यदि कोई स्वगोत्रीय विवाह करता है तो वैसे स्थिति में उसे अवैध घोषित किया जाता है और लड़का लड़की दोनों को समाज से बाहर कर दिया जाता है। संभवतः किसी समय मुंडा लोग अपने गोत्रों के अनुसार अलग अलग गांव में रहा करते थे, किंतु अब ऐसी बात नहीं है। फिर भी मरने के बाद जब अस्थि कलश का विसर्जन किया जाता है तो अपने ही गोत्र के हड़गड़ी उकशासन में गाड़ा जाता है, अर्थात गांव में एक साथ रहते हुए भी गोत्रों के अनुसार हड़गड़ी उकशासन अलग अलग स्थान में अवस्थित होता है। मुंडा समाज में हड़गड़ी उकशासन का स्थान बड़े महत्व का है। हड़गड़ी उकशासन से पता चलता है कि कौन मुंडा किस गांव का मूल निवासी है। नातेदारी। मुंडा समाज में रिश्ते को नाता कहा जाता है। रिश्ते कई तरह के होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसे परिहास के रिश्ते कहे जाते हैं। परिहास रिश्ते के संदर्भ में हंसी मजाक किया जाता है, किंतु कुछ रिश्ते सम्मानजनक होते हैं जो अपरिहास होता है। मुंडाओं में परिहास के रिश्ते इस प्रकार हैं: भौजाई और देवर या ननद, बहनाई और छोटे छोटे साले या साली, दादा दादी और पोता पोती, नाना नानी और नाती नातनी तथा समधी समाधि या समधी समधिन में परिहास या हंसी मजाक की बात चलती है। देवर भौजाई और साली बहनाई में तो विवाह या पूर्ण विवाह भी चलता है, किंतु भैसर पति के बड़े भाई और जेठ सास पत्नी की बड़ी बहन को देवता तुल्य माना जाता है। उनसे छुआना मना है। उनके बिछवान पर बैठने की तो बात अलग रही, उनका नाम तक लेना वर्जित है। इतना ही नहीं, उनकी परछाई से भी दूर रहना पड़ता है। यदि किसी कारणवश भूल से एक दूसरे से छुआ जाए तो उसे सामाजिक दंड स्वरूप संबंधियों को भोज खिलाना पड़ता है। सास ससुर को माता पिता की तरह पूज्य माना जाता है। पोती की बहन को भी सम्मानपूर्वक संबोधन किया जाता है। यदि जेठ साली की शादी न हुई हो और उनसे छोटी बहन की
शोध हो रही हो तो ऐसी स्थिति में वर पक्ष से जेठ साली के लिए अनिवार्य रूप से कपड़ा देना पड़ता है। मुंडा समाज में इन रस्मों को गाड़ी को ताड़म कहा जाता है। उसी तरह से शादी के बाद पति के बड़े भाई जो भैंसुर होता है, वधू के लिए घूंघट साड़ी प्रदान करने के बाद भैंसुर से छुआना बिल्कुल मना है। इस प्रकार से मुंडा स्त्रियों में सिर पर घूंघट डालने का भी रिवाज है। बड़े बुजुर्ग तथा गुरुजनों के सामने वे बालों को खुला नहीं छोड़ती है। बुजुर्ग के सामने सिर पर घूंघट न डालना तथा केस को खुला छोड़ने का मतलब है उनका अनादर कराना। परिवार। मुंडाओं का परिवार पितृसत्तात्मक है। संतानों में पिता का गोत्र चलता है। एक परिवार में साधारणतः माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें होती है। मुंडाओं में दो तरह के परिवार हुआ करते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी, पोता पोती, भाई बहन आदि होते हैं, किंतु एकाकी परिवार में सिर्फ माता पिता और उनकी संतानें हुआ करती हैं। पुरातन समाज में संयुक्त परिवार की ही महत्ता अधिक थी, जहां परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक रूप से की जाती थी। किंतु वर्तमान मुंडा समाज में अधिकांशतः एकाकी परिवार ही देखने को मिलता है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई और इन आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक रूप से न हो पाने के कारण विवाह होने के बाद पति पत्नी माता पिता को छोड़कर अलग परिवार बसाने लगते हैं। फलतः भाई भाई में जमीन का बंटवारा भी हो जाता है। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसे परिवार का मुखिया के रूप में माना जाता है। परिवार उनके नियंत्रण में चलता है। वह अपने परिवार के सदस्यों के हित में हमेशा सोचता है। बावजूद एकाकी परिवार में विभक्त होने पर उनकी अवहेलना की संभावना रहती है, जो उनके लिए कष्टदायक होता है। मुंडा परिवार में पिता का अधिकार सर्वोपरि है। स्त्रियां संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती, फिर भी उन्हें पोषण तथा विवाहिक खर्च हेतु पिता के उत्तराधिकारी से लेना का हक है। मुंडा स्त्रियों पारिवारिक अर्थव्यवस्था में हाथ बटाती है। वे घरेलू कामों के अतिरिक्त खेत खलियान में काम करती हैं। खाना पकाना, रोपा रोपना, चटाई बुनना, झाड़ू लगाना, पतल बनाना, फसल काटना, बच्चों की देखभाल करना इत्यादि काम उनके ऊपर रहता है। खासकर बच्चों के पालन पोषण करने में उनका मुख्यतः स्थान है। फिर भी मुंडा परिवार में स्त्रियों द्वारा किए गए कार्यों का कोई मूल्यांकन नहीं है। यद्यपि पति के समक्ष स्त्री का स्थान निम्न है, किंतु परिवार चलाने में उनका स्थान निम्न नहीं है। परिवार चलाने के लिए पुरुष स्त्री बच्चों आदि में श्रम विभाजन होता है। पुरुष का घर के बाहर का काम जैसे हल चलाना, खेत की रखवाली करना, छप्पर छानना इत्यादि होता है, जबकि मुंडा स्त्रियों को हल चलाना तथा छप्पर छानना बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि उन्हें हल छूना भी मना है। बच्चों को घर का छोटा छोटा काम दिया जाता है, जैसे बैल चराना, नवजात शिशु को खिलाना, मुर्गी भगाना इत्यादि। बच्चे स्कूल जाने के
पूर्व घर में ही अपने माता पिता से प्रारंभिक शिक्षा पाते हैं। अतः माता पिता उनके प्रारंभिक गुरुजन होते हैं। माता पिता से वे अपने समाज, संस्कृति, भाषा संबंधित ज्ञान हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा वे आर्थिक सदयोग भी सीख लेते हैं। इस प्रकार से मुंडा समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। जीवन चक्र। मुंडा समाज के किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कई संस्कारों से गुजरना पड़ता है। संस्कारों में मुख्य है जन्म संस्कार, छठी संस्कार, नामकरण, कर्णछेदन, विवाह संस्कार तथा मरण संस्कार। जन्म संस्कार। समाज में शादी के बाद बच्चे का जन्म लेना आनंद का विषय है। जब नवविवाहित स्त्री शुरू में गर्भधारण करती है तो उनके नैहर से संबंधियों को बुलाया जाता है। जब वे आते हैं तो ग्राम देवता हाथू बोंगा, पहाड़ देवता बुरु बोंगा, वरुण देवता इकीर बोंगा तथा पूर्वजों के नाम से गर्भ की रक्षा के लिए पूजा पाठ करते हैं और वे अपनी गर्भवती बेटी के गले में एक कच्चा धागा बांध देते हैं। इसे सूतम तौल कहा जाता है। इसके बाद जब बच्चा जन्म लेते हैं, गांव घर में छूत मनाया जाता है। यह अवधि 6 दिन तक की होती है। 6 दिन में बच्चे की छोटी होती है। छोटी होते ही गांव तथा घर में छूत मिट जाता है। छूत की अवधि में यदि किसी तरह का पूजा पाठ, पर्व त्योहार इत्यादि निश्चित किया जाता है तो उसे टालकर दूसरे दिन संपन्न किया जाता है। जन्म से लेकर छठी तक दाई की सेवा प्राप्त होती है। दाई निम्न जाति की होती है। वह प्रसव कराती है। नवजात शिशु की नाल को यदि बच्चा हो तो तीर से तथा बच्ची हो तो ब्लेड से काटकर दरवाजे के सामने छत के नीचे गाड़ दिया जाता है। छोटी होने तक माँ और बच्चे की देखभाल दाई कराती है। छठी संस्कार। नवजात शिशु की छठी जन्म के बाद 6 दिनों पर होती है। यह भी खुशी का दिन होता है। इस अवसर पर इष्ट कुटुंब को बुलाया जाता है। दाई माँ और नवजात शिशु को स्नान कराती है। नाई बच्चे के नाखून तथा बाल काटता है। सभी इष्ट कुटुंब अपने नाखून एवं बाल नाई से कटाते हैं। इस प्रकार से बच्चे को पवित्र किया जाता है और उसे वस्त्रादि का दान देते हुए सिर पर तेल मालिश करते हैं। तेल मालिश के समय बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है। सभी खुशी से नाचते गाते हैं। छठी के दिन स्त्रियां स्नान कराती है। समस्त घर को धोया जाता है। घर के अंदर आदि में पितर की पूजा की जाती है। इसके बाद पड़ोसीगण तथा इष्ट कुटुंब मिलकर खान पान करते हैं। इसका अंत नारता इली छोटी की हांडिया पीकर करते हैं। किसी किसी का तो नामकरण भी इस दिन हो जाता है। नामकरण सामान्यतः छोटी के बाद दूसरे दिन नामकरण होता है। वैसे तो जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसी दिन के नाम से उसका नाम भी पड़ जाता है। और यदि बच्चा किसी पर्व त्योहार के दिन जन्म लेता है तो उसे पर्व त्योहार के नाम से उसका नाम रखा जाता है। जैसे सोमवार को जन्म लेने पर सोमा, सानिका, सागर आदि नाम रखा जाता है। जबकि करम, बुरु, सोहराय आदि त्योहारों में जन्म लेने पर
दिन का नाम छोड़कर त्यौहार का ही नाम रखा जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त उनके दादा दादी, नाना नानी या अन्य संबंधियों के नाम पर नहीं किया जाता है। इस तरह के नाम को साकिनुतुम कहते हैं। अतः बच्चे का नामकरण दो प्रकार से होता है। एक जन्म का, जिसे जन्मनुतुम कहते हैं, और दूसरा साकिनुतुम। साकी का अर्थ है मिता। बच्चे की साकी का समय मनोरंजक होता है। एक थाल में पानी रखा जाता है, उसमें सिंगबोंगा के नाम पर दुबला दुब घास छोड़ दिया जाता है। उस पर दाना सिंगबोंगा के नाम पर, दूसरा दाना बच्चे के नाम पर और तीसरा दाना इंगित व्यक्ति के नाम पर छोड़ा जाता है। सबसे पहले घर के दादा दीदी को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद नाना नानी का स्थान आते हैं। यदि दादा दादी के नाम पर छोड़े गए चावल का दाना बच्चे के चावल के दाने से मिल जाता है तो उन्हीं के नाम पर बच्चे का नाम रखा जाता है। इस तरह से जब तक ये दोनों चावल एक दूसरे से नहीं मिलते तब तक बारी बारी से इंगित व्यक्तियों के नाम से चावल दाना छोड़ते हैं जाना पड़ता है। और जब दोनों चावल एक दूसरे को पकड़ता है तो यह माना जाता है कि बच्चे ने अमुक व्यक्ति को पसंद किया है, इसलिए उन्हीं के नाम से नामकरण कर दिया जाता है। कर्ण छेदन। मुंडाओं में कर्ण छेदन भी जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना कर्ण छेदन के शादी वर्जित होती है, इसलिए बच्चे का कर्ण छेदन किया जाना अत्यावश्यक है। कर्ण छेदन के बाद ही बच्चे को सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता दी जाती है। मुंडा में इस संस्कार को तुकुई लुतुर कहते हैं। यह बच्चे के जन्म से 3 वर्ष के अंदर मनाया जाता है। कहीं कहीं इसके बाद भी किया जाता है। इस अवसर पर साकी वाले व्यक्ति का प्रमुख पाठ रहता है। कर्ण छेदन के दिन आंगन में गुड़ी का मड़वा लिखा जाता है। उस पर लोटे में पानी और आम की टहनी रखा जाता है। लोटा रखने के लिए धान का होना अनिवार्य है। मड़वा में बच्चे को गोदी में लेकर उनका साकिन काट के पीढ़ा पर बैठे जाता है। गांव के 2 व्यक्ति बच्चे के दोनों कान को कनासी से एक ही बार में एक साथ भेद देते हैं। कनासी तांबा या रूपा का बना होता है। इसे गांव का लोहारा विविध उपवास कर तैयार करता है। इसके लिए उसे 1 पुआ चावल तथा रुपया पैसा दिया जाता है। यदि कोई बच्चा बिना कर्ण छेदन से मर जाता है तो उसे अलग दफनाया जाता है। उसी प्रकार से शादी के पूर्व कर्ण छेदन न होने पर यह संस्कार शादी के समय भी निभाया जाता है, अन्यथा शादी नहीं होगी। विवाह संस्कार। मुंडा समाज में विवाह वरीयगत्रीय होता है। मुंडा के बीच कोई प्रकार के विवाह प्रचलित है, किंतु एक पत्नी विवाह नियम के अनुकूल है। उसके बाद ही बहुपत्नीत्व का स्थान दिया जाता है। शादी में मामा की मान्यता अधिक है।
शादी ठीक करने के लिए एक अगुआ होता है जिसे दुतमदार कहा जाता है। वह पक्ष लड़का पक्ष से लड़की के यहाँ जाता है, अर्थात मुंडा समाज में शादी के लिए लड़का पक्ष से लड़की को ढूंढा जाता है। समाज में लड़की का मूल्य है, लड़का का नहीं। इसलिए लड़का पक्ष को बौद्ध मूल्यों के रूप में डाली टका देना पड़ता है। बौद्ध मूल्य 100 रुपया से लेकर 5 रुपया तक चलता है। इसके अलावा लड़के को कुछ कपड़े देने पड़ते हैं। कपड़े में कन्या साड़ी, साला धोती, एंगा बागे, जिया साड़ी और लगन साड़ी अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी देने के लिए तय किया जाएगा दिया जाता है। जब शादी के लिए लड़की मिल जाती है तो सामाजिक तौर पर लड़का लड़की को देखा जाता है। पहले लड़का पक्ष वाले लड़की को देखने जाते हैं, उसके बाद लड़की पक्ष वाले लड़का देखते हैं। इस क्रम में ज्योतिष विद्या के आधार पर दृश्य ज्ञान और श्रव्य ज्ञान हासिल किया जाता है। यदि रास्ते में किसी तरह के पशु पक्षी दिखाई पड़ते हो या कोई प्राकृतिक घटना हो तो इसे देखने से शुभ अशुभ माना जाता है। इसे दृश्य ज्ञान कहा जाता है। उसी तरह से किसी प्रकार की आहट सुनाई पड़ना श्रव्य ज्ञान कहा गया है। दोनों पक्षों से देखे गए या सुने गए ऐसे शुभ अशुभ लक्षणों की छानबीन करने के लिए एक स्थानीय ज्योतिषी को आमंत्रित किया जाता है। वह छानबीन करके यह बताता है कि शादी संपन्न करना उचित होगा या अनुचित। यदि अनुचित होगा तो यह कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है और यदि उचित होगा तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। शादी का दिन निश्चित किया जाता है। उसी आधार पर लगन बांधा जाता है। लड़के वाले लड़की से लगन ले आते हैं। लगन 3 दिन, 7 दिन तथा 1 दिन का भी दिया जाता है। यह अपनी सुविधा के अनुसार होता है। शादी में लड़का जब घर से बारात के लिए निकलता है तो उसे आम मुकुल खाना पड़ता है। इसे उली साकी कहा जाता है, अर्थात प्राकृतिक को साक्षी मानकर बारात प्रस्थान किया जाता है। उली साकी खाते समय माँ की गोद में लड़का बैठता है। माँ प्रश्न करती है कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कब लौटेगा। इसके जवाब में लड़का प्राकृतिक को साक्षी मानकर यह कहता है कि वह शादी के लिए लड़की के यहाँ बारात लेकर प्रस्थान कर रहा है और जब तक शादी नहीं होगी वह घर वापस नहीं लौटेगा। इस प्रतिज्ञा को अटल माना जाता है और यदि किसी कारणवश शादी नहीं हुई तो उसे घर लौटना माना है। ऐसी स्थिति में जबरन तुरंत कहीं ना कहीं किसी लड़की को शादी के लिए ठीक किया जाता है और उसे शादी करके ही घर वापस लौटना पड़ता है। इस तरह के विवाह को शिकारी विवाह कहा जाता है। शादी होने के बाद लड़की की विदाई होती है। इस वक्त लड़की भी अपनी माँ की गोद में बैठकर आम मुकुल या उली साकी खाती है। माँ के यह पूछने पर कि वह कहाँ जा रही है तो लड़की जवाब देती है कि वह शादी होकर ससुराल जा रही है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने
देशावली, बुरुबोंगा इत्यादि को भूल जाएगी। वह मरणोपरांत भी उनके साथ रहेगी। यही कारण है कि मरने के बाद मुंडा स्त्रियों का अस्थि कलश अपने गांव में पहुंचा दिया जाता है और वहीं उसका अस्तित्व विसर्जन किया जाता है। मुंडाओं की शादी मड़वा में होती है। शादी पहन करता है। इनमें सिंदूर दान होता है। कहीं कहीं पहन द्वारा शादी संपन्न ना होकर ब्राह्मणों से कराई जाती है। विशेषकर तमिल क्षेत्रों के मुंडा लोग ब्राह्मण से पूजा कराते हैं। इस समय नाई की भी सेवा प्राप्त होती है। समाज में विधवा विवाह सगाई के रूप में चलता है। देवर विवाह भी होता है, लेकिन समाज में इसकी मान्यता कम है। मरण संस्कार। जन्म के बाद मरण निश्चित है। मुंडा समाज में जब कोई मरता है तो उसे जलाया तथा दफनाया जाता है, किंतु दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। शव को दफनाने के लिए एक स्थान निश्चित होता है जिसे श्मशान कहा जाता है। मरने के 10 दिन में 10 कर्म होता है और 11 दिन में श्रद्धा होता है। इस अवसर पर नौकेश होता है। इनमें नाई की सेवा प्राप्त है। पिंडदान के समय पहन अथवा ब्राह्मण पूजा करते हैं। 10 कर्म के दिन मृतात्मा को घर बुलाया जाता है। उसे पितरों के साथ घर के अंदर आधिंग में पूजा पाठ करके मिला दिया जाता है। इस क्रिया को पितर मिलनी कहा जाता है। इसी क्रम में अस्थि कलश का विसर्जन किया जाता है। इसे कहीं नदी या पहाड़ पर्वत में विसर्जित नहीं किया जाता है, बल्कि एक निश्चित स्थान में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर विविध एक पत्थर रख दिया जाता है। ऐसे रखे पत्थर को शासनधिरी कहा जाता है। दूसरे शब्द में इसे हड़गड़ी उगशासन कहा जाता है। हड़गड़ी उगशासन हर एक मुंडा गांव में मिलता है। यह विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है। हड़गड़ी उगशासन अलग अलग गोत्रों का अलग अलग होता है। एक गोत्रों वाले के साथ दूसरे गोत्रों वाले की हड़गड़ी उगशासन नहीं होता है। यह मुंडाओं के अस्तित्व का मूल स्तंभ है। जो मुंडा जिस गांव का मूल बासिंदा है, उसकी हड़गड़ी उगशासन वहीं हुआ करती है। चेचक तथा महामारी से मरने वालों को अलग दफनाया या जलाया जाता है। सांप के काटने तथा शेर द्वारा मारे जाने पर उसे भी अलग दफनाया जाता है और उसके नाम पर गांव के सीमा क्षेत्र पर एक पत्थर गाड़ दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के मरने पर भी अलग गाड़ा जाता है। दूध पीने वाले बच्चों के मरने पर उन्हें किसी महुआ तथा बट पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है। इस पर विश्वास है कि बच्चे को मरने के बाद भी उसे दूध मिलता रहेगा। शव को उत्तर दक्षिण लंबा करके गाड़ा जाता है। शव यात्रा में समाज के स्त्री पुरुष सभी जाते हैं, लेकिन तमिल और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के मुंडा लोगों की शव यात्रा में सिर्फ पुरुष ही शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें स्त्रियों के सती होने का भय है।